और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे काबुल में कलह की। अफगानिस्तान अब तालिबानियों का कब्जा हो गया है और ऐसे में अब एक बार फिर अफगानिस्तान में शरिया कानून के तहत सब कुछ होगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो अफगानियों की जान माल की हिफाजत करेगा। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लोग देश छोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबानियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के महल पर भी कब्जा कर लिया है। तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी बयान जारी कर कहा है कि हम एक ऐसी जीत पर पहुंच गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति अशरफ गनी के रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी ने गनी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे साथ बांधकर हमें बेच दिया, हमारे हाथ बांधकर हमें बेच दिया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसे में अफगानिस्तान के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। रूस की तरफ से इस बैठक की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ताजा हालात से अवगत कराया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि एक दिन पहले रूस ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिकी कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर सवाल खड़े किए थे और इस्तीफा मांगा। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका अनंत काल तक अफगानिस्तान में नहीं रह सकता था और ऐसे में अमेरिका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अफगानिस्तान में कब्जे से भारत को सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके को अपना बेस बनाए हुए हैं, तालिबान के आने से वे पूरे इलाके में अपना ठिकाना बना सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का अपर हैंड उन्हें मिलेगा। और ऐसे में पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में जो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया है वे भी धूमिल पड़ सकता है। भारत अफगानिस्तान ट्रेड पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान के रहते हुए अफगानिस्तान का ट्रेड ग्वादर और कराची पोर्ट से ही होगा। और ऐसे में ईरान के चाबहार पोर्ट पर निवेश का अफगानिस्तान के केस में कोई खास तक यहां पर नहीं रह जाता। बताया ये भी जा रहा है कि भारत द्वारा बनाए गए जराज डेलाराम हाईवे और सलमा डैम पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जिन पर खतरा मंडराया जा रहा है। बताया ये भी जाता है कि तालिबान के आने से दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ने का और ज्यादा खतरा है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता दे सकते हैं। सवाल ये है कि भारत मौजूदा हालात में अपनी स्थिति कैसे मजबूत करे। भारत के सामने क्या विकल्प है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई होगी? क्या अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है? जानेंगे विश्लेषकों से उनकी राय। तो चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ मनजीब सिंह पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। आपका भी सर बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आप बताइए मुझे यहाँ पर मनजीब जी,
किस तरह से इसे देखते हैं सर? यूएनएससी की बैठक भी है आज और ऐसे में एस जयशंकर उसकी अध्यक्षता करेंगे, तमाम देश भी वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेंगे। सवाल ये कि आगे अब भारत की क्या रणनीति होगी और यूएनएससी की बैठक में क्या कुछ अहम रह सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया जी देखिए, ये तो फैक्ट है कि काबुल का फॉल जो है बहुत सडनली हुआ और कई लोग कहेंगे कि इस चीज के बारे में इतना अच्छा अनुमान लोग लगा नहीं पाए। लोगों का मानना था थोड़ा सा और समय। दूसरी साइड तरफ हम देखते हैं पिक्चर्स के प्रेसिडेंशियल पैलेस में घूम रहे हैं और बाकी और चीजें हो रही हैं, लेकिन कई और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये हो रही है, लेकिन सांस टेक ओवर है वो सेंस इतना ज्यादा का ये मतलब नहीं कि डिसरप्टिव नहीं होंगे, ये क्योंकि रेपुटेशन जो है वो बहुत डिसरप्टिव और अब हमारे लिए क्या व्हाट आर दी ऑप्शन, क्योंकि हम इस रीजन में बिलोंग करते हैं और अमेरिका की तरफ हम ओशन के पीछे नहीं। अब हमको वहां पर रहना है उसके तो एक ऑप्शन है कि आप यूनाइटेड कॉल करिए। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के कहने पे वहां एक बैठक हुई थी, इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल चेयर कर रहा है और इस लिहाज से हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं और वो चेयर करेंगे। उनका होना बहुत अहम चीज है क्योंकि वो डिप्लोमेटिक हेफ्ट जो होता है अपने पर्सनल प्रेजेंस के साथ के ऊपर डाल सकते जी। मैं मानता हूं कि बड़ी शक्ति है वो भी है, चाहे अपनी गेम जरूर खेल, रूस और चीन सकती है हार गया या कुछ ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन एंड में सब चाहेंगे कि कुछ ना अभी देखा जाए कि दुनिया की नजर अफगानिस्तान से हटे ना और वहां पर जो पुराने किस्म का तालिबान है वो उस तरह ना चले। मैं ये भी मानता हूं कि तालिबान जो है थोड़ी सी लेजिटिमेसी जरूर चाहे और लेजिटिमेसी के लिए वो कैसा एक्शन लेंगे वगैरह वो सब देखना पड़ेगा। तो मुझे ये ठीक लगा कि हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां पर अगर इंटरनेशनल मतभेद बनाया जाए, ये देखिए अफगानिस्तान पर गौर नजर रखिए और लेटस और क्या हो सकता है और प्रोटेक्शन हो, विमेन चिल्ड्रन राइट्स हो, डिप्लोमेट इंटरनेशनल इनकी हिफाजत हो और अफगानिस्तान लोगों की तरक्की के बीच में आगे चले। तो लेट अस सी हैपेंस। ये बहुत ही नाजुक चीज है और ये इन अ सेंस हर मिनट बाय मिनट सिचुएशन डेवलप इवॉल्व हो रहा है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। गुरमीत जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। गुरमीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, जो हालात फिलहाल अफगानिस्तान में बने हुए हैं, तालिबान का जो कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भारत के लिए कितना चुनौती पैदा कर सकता है या आने वाले वक्त में कितना खतरा पैदा कर सकता है? जी, आपने बहुत डायरेक्ट और सुंदर सवाल किया है कि भारत पर क्या असर कर सकता है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये इसका जो असर है वो पूरे विश्व के ऊपर में होगा। देखिए, ये जो तालिबान ने जिस प्रकार से एक ऑफेंसिव किया, एक अटैक्स किया और तख्ता पलट कर दिया, इसका जो असर है और इनका जो आधार था वो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म था। इनकी पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान ने की है, जिसके अंदर में टेरर, प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा है। इससे पहले कि हम कैलकुलेट करें कि भारत के ऊपर में क्या असर पड़ेगा, मैं कहूंगा कि सबसे पहले पूरे विश्व के ऊपर में, और जिस प्रकार से टेररिज्म का जो स्तर विश्व के ऊपर में एक चुनौती बनकर उभरेगा, वो सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे रीजन के ऊपर में, यानी कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के ऊपर में एक खास असर करने वाला है। अभी इसमें जो सबसे बड़ा ब्लेम जाता है, सबसे बड़ा जो कसूरवाद है, वो है पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही नापाक पूरी हरकत रही है कि उन्होंने तालिबान को ट्रेन किया, रेज किया, फंडिंग किया और पूरा सपोर्ट किया। और ये जो पिछले 10 दिन से लड़ाई चल रही थी, इसके पीछे में भी पाकिस्तान का ही हाथ है कि उन्होंने 20,000 टेररिस्ट को अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान के साथ लड़ने के लिए भेजे थे और उनके साथ में, तालिबान के साथ में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साथ मिली हुई थी और पाकिस्तान ने चाइना को भी इसके साथ में मिलाया है।
तो मैं कहूंगा ये जो टेररिज्म का एक्सिस है इसके अंदर में चाइना, पाकिस्तान और 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान था, इसका असर भारत के ऊपर में इस विषय से पड़ सकता है कि हमारे इलाके के अंदर में टेररिज्म का जो स्तर है वो बढ़ सकता है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से बिल्कुल क्लियरली कहा कि जो हमारी चुनौतियां हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा टेररिज्म और दूसरी है विस्तारवाद। बिल्कुल, विस्तारवाद और आतंकवाद, ये दो बड़ी चुनौतियां हैं जिस बात का जिक्र गुरमीत जी कर रहे हैं। मंजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्या ये यूएनएससी की बैठक में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से देश जो ये कहते हैं कि हाँ हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अगर कुछ कदम उठाया जाता है यूएनएससी की बैठक के बाद, ये एक रणनीति बनती है उसके बाद कोई कदम उठाया जाता है, कौन कौन से देश उसमें साथ होंगे नहीं होंगे, क्या ये काफी हद तक साफ हो जाएगा इस बैठक के बाद? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, देखिए, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा क्या है, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया की कम से कम निगरानी तो रहे अफगानिस्तान। जी। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना पाकिस्तान चीन पर, तो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये बात कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये तो पुरानी ढंग है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मुद्दा अभी है कि अभी के हालात में क्या किया जाए और क्या करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करे। ये तो नहीं हम मान सकते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी वो करें जो वेस्टर्न नेशन जो वहां थे, इन सेंस वो भाग गए हैं वहां से। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंख हमें रखनी पड़ेगी अफगानिस्तान पे, इसलिए कि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसका पहले भी हम पे असर पड़ा, बहुत नेगेटिव असर पड़ा और अभी भी पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उससे अपना पूरे निगरानी रखे। पाकिस्तान जो है उससे इसके थ्रू दबाव बनाए रखे कि जिन लोगों के साथ आप डील करते थे उनको अंडर कंट्रोल जितना आप कर सकते हैं। ये भी नहीं मैं मानता कि इतना ज्यादा वो कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि अब ये लोग पावर में आ गए हैं और यहाँ कुछ और ही डायनामिक डेवलप होगी। लेकिन हमें इन सब चीजों में मेजर्ड तरीके से, बिना जिसको कहते हैं नॉट गेटिंग हसल्ड इनटू इट, कुछ जल्द बने में नहीं, मेजर्ड थिंक करके, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरह हम कर रहे हैं ये बहुत ठीक कर रहे हैं, ये हमको करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी सोचिएगा ऑप्शन बहुत कम है, रियलिटी में ऑप्शन बहुत कम है। जिस तरह के हमारा औपचारिक तौर पे तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, बट वो रियलिटी में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है। इन अ सेंस थोड़ी सी उसमें कंफर्ट है। रियलिटी है कि हम इस रीजन में और अफगानिस्तान में जो होता है उससे हम पे असर पड़ता है, आतंकवाद इंक्लूडेड। इसलिए हमें इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल फाइट ऑन अफगानिस्तान मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो मीटिंग है इम्पोर्टेंट। लेट मी एंड बाय सेइंग वी हैव द प्रेसिडेंसी, और अगले 15 दिन जो बहुत अहम होंगे अफगानिस्तान के, हमारे पास प्रेसिडेंसी, जो थोड़ा बहुत प्रेसिडेंसी का इन्फ्लुएंस होता है आप उसको यूज करिए और हम जरूर यूज करेंगे। भावना फिलहाल नजर आ रही है। सॉरी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजने की संभावना कितनी नजर आ रही है, जो हालात है फिलहाल उसके मद्देनजर? देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन तो हम लोग हैं 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ 10 जो इलेक्टेड कंट्रीज। मेरा नहीं मानना कि कोई भी कंट्री वहां पर चाहता है कि अफगानिस्तान की पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। चीन भी चाहेगा कि वहां पर स्टेबिलिटी हो, लेकिन ये तो गेम्स हैं जो बड़े नेशन खेलते हैं। अब रूस और चाइना शायद देख रहे हैं कि देखिए अमेरिका इन सेंस हार हो गई, लेकिन ये इस किस्म का जो कहते हैं गेम्स जो नेशन वो सही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर उसकी निगरानी रहे, सब चीजों पे दबाव रहे, पाकिस्तान पे भी दबाव रहे, तो हो सकता है कि ये जो भी चेंज ओवर, रिजीम चेंज वगैरह हो रहा है, कम से कम इसको ऑर्डरली रखा जाए और फिर जरा देखा जाए कि किस तरह इसके साथ डील कर सकते हैं। मंजीव जी बने रहिए हमारे साथ, गुरमीत जी भी लगातार बने हुए हैं। गुरमीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चीन ने बोला है कि अगर तालिबानी सत्ता आती है तो वो मान्यता देने के लिए तैयार है, वो मान्यता देगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, एक बात पक्की है कि जो चीन है वो तालिबान के साथ में है। हमने देखा कि पिछले 10 दिन के अंदर में जो अभी मौलाना अब्दुल गनी ब्रादर है,
वो चाइना में गए थे और वहां पे मिले थे। और जो चीन है वो इस पूरी जो परिस्थिति है उसमें से फायदा उठाना चाहता है। वो पाकिस्तान के साथ में मिलकर उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया है इस ऑफेंसिव के अंदर में। और बड़ी बात यह है कि वो तालिबान से ये एश्योरेंस लेना चाहता है कि जो सिंधियांग के अंदर में जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के टेररिस्ट है उनको सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि चाइना देख रहा है कि अपना बिजनेस, उनकी नजर है अफगानिस्तान के अंदर में मिनरल्स के ऊपर में, उनकी नजर है अफगानिस्तान के अंदर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर में, और उनकी नजर ये है कि किस प्रकार से जो BRI प्रोजेक्ट है उनको वहां पर किया जाए, क्योंकि जो उसकी नजर है कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर में उसका फायदा उठाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा उनका एक डर भी है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जाए। ये नापाक गठबंधन जो चाइना और पाकिस्तान का है उसकी जो एक्सेस है वो तालिबान को इंक्लूड करके बढ़ गई है। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें से 2 परमानेंट मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने इस लड़ाई में तालिबान के साथ में खड़े थे, चाइना और रशिया। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि UN ने इस स्थिति के अंदर में कुछ नहीं किया। पहले कोविड-19 के टाइम पर कुछ नहीं किया था WHO UN ने, और अभी कुछ नहीं किया है। देखिए, ये UN की जो शांति के लिए कार्रवाई होती है उसके अंदर में शक लग जाता है कि उनकी रेलेवेंसी क्या है। लेकिन अभी इस क्षण के ऊपर में भारत प्रिजाइड कर रहा है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये हमारी जिम्मेवारी है। पहले भी एक अर्जेंट मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत बाखूबी से बताया था इसका पूरा ब्लेम है वो पाकिस्तान के ऊपर में जाता है। मंजीव जी भी काफी देर से स्माइल कर रहे हैं, मैं उनसे जानूंगी कि आखिर क्या वजह इसके पीछे है। मधु जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि अभी समय है एक तो चीज रिकॉग्नाइज करने का, सेंसिटिविटी की जरूरत शायद कम है। सेंटिमेंट हमेशा दिल में होने के, पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न अलायंस है छोड़ के चले गए। उनके अपने डोमेस्टिकली उनके लिए ठीक हो, लेकिन वो छोड़ के चले गए। ये कोई और दूसरे इन्वॉल्व है। हाँ, दूसरे देख रहे हैं कि आप दुनिया के नंबर 1 ताकत क्या हो गया आपके, ये तो लोग देखेंगे। हमें यहाँ पर रियलिस्टिकली सिचुएशन को जज करना पड़ेगा और मैच्योर्ड टाइप से अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस रीजन में जो भी होता है उससे हमसे इफेक्ट हो सकता है और हुआ है इन द पास्ट। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अहम है। जैसे मैंने आपको कहा, हम अटलांटिक ओशन से दूसरे पार नहीं जाते, वो नहीं होता। ठीक है, चाइना क्या करेगा, उसकी क्या लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म की तो अभी कोई बात ही नहीं है। अभी इस समय कौन क्या माइनिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो देखने की जरूरत है कि कोई मिनिमम एलिमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, प्रोटेक्शन हो, कोई नर्सिंग यार ना हो, चीजें जरा ठीक ठाक हो, जरा फिर उसके साथ इंटरनेशनली एंगेज करो। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका प्रभाव काफी है, हर एक आदमी नजर करता है, और ये तालिबान भी जानते हैं इसका क्या प्रभाव होता है, क्योंकि 9/11 से पहले ही सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान के बारे में ठीक है, और आज हम तालिबान सैंक्शन कमेटी के भी चेयरमैन। तो हमारे जो विदेश मंत्री वहां पर हैं, ये मीटिंग अच्छी हुई। अब और अगले दिनों में बहुत और मीटिंग होने की जरूरत है, ताकि एक इंटरनेशनल टीम और लेटमी से एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप हो कि भाई ये जो तालिबान का टेक ओवर जो हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास और भी है, उसका भी जवाब ले लेते हैं। गुरमीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, अब भारतीयों की जो वापसी है वो कहीं ना कहीं अधर में है। ये किस तरह से इसे देखते हैं और कितना जरूरी है अभी फिलहाल सख्त कदम उठाना ताकि भारतीयों को वापस लाया जा सके? जी, जो आपने सवाल किया है ये भारत की प्राथमिकता है। जो हमारे इंडियंस हैं, जो माइनॉरिटीज हमारे साथ रिलेटेड है, उनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी हमारी खास प्रायोरिटी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने इसके बारे में पूरी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की गई है और इसको अवश्य ही लागू किया जाएगा। खबरों के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो एयर इंडिया, उनके एयरक्राफ्ट को भी बता दिया गया है कि वहां पर जाना है और कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो इस पे मदद कर सकते हैं वो भी किए जाएंगे और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर में कनेक्शन किया जाएगा।
उनके साथ में, तालिबान के साथ में, क्योंकि देखिए अभी जो बिल्कुल। स्थिति काबुल में पैदा हो गई है, जी, जी, जी। वहां पर 5 लाख डिस्प्लेड रेफ्यूजीज हैं जो ओपन एरिया पाक के अंदर ये में बहुत बड़ी वहां समस्या पर आने वाले टाइम पे बनने वाली है सर, क्योंकि अफगानिस्तान से जो लोग अब पलायन करने को मजबूर है वो आखिर कहाँ जाएंगे? वो दूसरे देशों में ही जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी समस्या उन देशों के लिए भी बनने वाली है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो ये बता रही है कि बहुत भयावह स्थितियां हैं वहां पर, और आखिर वहां लोग क्यों नहीं रहना चाहते, इस बात को भी समझना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।